हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। आज हम करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर एसओएल की इंटरनेशनल बिजनेस का चैप्टर नंबर 2। ये सीरीज़ बीकॉम ऑनर्स के लिए और बीकॉम प्रोग्राम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम एसओएल की जो न्यू बुक है सेमेस्टर फोर्थ की इंटरनेशनल बिजनेस, इसके सारे चैप्टर्स को लाइन वाइज कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इसके सिर्फ एक यूनिट को मतलब फर्स्ट यूनिट कवर कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे जैसे हम यूनिट्स को कवर करते जाएंगे मैं वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता रहूँगा, आप वहाँ से जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। आज हम करेंगे इसकी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट, और जो हमारा चैप्टर है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 2 हमारा। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो और अगर किसी को भी इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो इस बुक के नोट्स रेडी हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स बाय करने हैं वो नोट्स बाय कर सकता है, मुझे मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर भी। तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। और जो बच्चे वीडियो से करना चाहते हैं वो वीडियो से कर सकते हैं। इजी नोट्स होंगे, मिनिमम अमाउंट 120 130 रुपीज़ जो भी होगा वो पे करके आप नोट्स बाय कर सकते हैं, जिसमें ऑल चैप्टर्स होंगे, सारे समराइज पॉइंट्स होंगे और शॉर्ट में नोट्स होंगे। उसको पढ़ के कंफर्म आप पास भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। Concept of environment. In a broad sense, the environment means that is external to and within which some entity exists. लिखा है कि जो environment होता है उसका मतलब होता है कि कुछ भी बाहर का exist करता है, मतलब कि जो बाहर की चीज़ें हैं, जो entity है जो exist करती है वो कुछ ना कुछ environment के अंदर कहलाती है। No one is an island entire onto themselves is in simple terms environment refers to the surrounding। अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो environment जो है वो surroundings को रेफर करता है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को बताता है, influence और circumstances under which someone और something exist, और उन लोगों को उन चीज़ों को बताता है जो बाहर की दुनिया में है। Davis has defined internal environment, external environment are the aggregate of the all conditions, factors, event and influence the surrounding and affect it। और ये उन सारी कंडीशंस को बताता है जो हमारे आसपास है और जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। टू की एंड स्ट्रेडविक इन्वायरमेंट इज़ एनीथिंग। इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, बस वो आउटसाइड कुछ भी होना चाहिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के होता है। अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट और फ्यूचर एक्टिविटीज़, और वो इन्वायरमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट और फ्यूचर एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है। इट इज़ यूनिक टू ईच ऑर्गेनाइजेशन, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक यूनिक चीज़ होती है। एज द रिजल्ट वी मस्ट ऑलवेज बियर इन द माइंड ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे माइंडसेट को इंटरेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 2 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। पॉइंट नंबर 1 इसमें है इट इज़ ए सम ऑफ टोटल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। ये सम होता है टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के। सेकंड पॉइंट है environmental forces are always dynamic and non-controllable, whether moving rapidly or slowly and vary from region to region। इन्वायरमेंटल फोर्सेस जो है वो डायनामिक होती है और नॉन कंट्रोलेबल होती है, जिसको आप रैपिडली देखते हो चेंज होते हुए, जो पहले स्लो रहती है फिर तेज़ होती है, और ये वेरी करती है, हमेशा चेंज होती रहती हैं। थर्ड पॉइंट है इट इंक्लूड्स स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल फैक्टर।
ये स्पेसिफिक रहती है जैसे कि बाकी फर्म में रहती है, और जनरल फैक्टर्स होते हैं जिसमें कॉमन फर्म्स के कुछ फैक्टर्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट है चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मार्केट। जब इन्वायरमेंट चेंज होता है उस जगह पे वो एक बिजनेस के लिए अनसर्टेनिटी और थ्रेट्स को क्रिएट करता है, साथ ही साथ अवसरों को क्रिएट करता है ताकि मार्केटर्स जो है वो इसके इसके ऊपर फ़ायदा भी उठा सकें और इससे बाधाएं भी देख सकें। पॉइंट नंबर 5 है थ्रो फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। पता है जैसे कि फ्यूचर अनसर्टेन होता है तो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर्स अटेम्प्ट टू फोरकास्ट ऑफ सम हैपनिंग। तो जो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर्स हैं वो अटेम्प्ट देखते रहते हैं कि कुछ होने का आगे एज अ फ्यूचर में कुछ होएगा। फिर पॉइंट नंबर 6 है दे कंटिन्यू टू मॉडिफाई देयर बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड प्लान टू मीट डायनामिक एनवायरमेंटल फोर्सेस। वो ये कंटिन्यू चेक करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं कि बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है, बिजनेस प्लान जो है वो डायनामिक तौर पर कैसे है। अगला पॉइंट है उसके बाद थर्ड रेशनल ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। Understanding the nature of environment and analysis of a business environmental enable business firm to understand today environmental is turbulent। आज के टाइम पे जो environment है वो बड़ी समस्या हो गई है, तो उसके नेचर को पहले अंडरस्टैंड करना, उसके लिए पहले एनालाइज करना पड़ता है कि environment किस तरह का हो सकता है। Complex and dynamic, and hence they cannot afford to remain passive of the fast-paced changing taking place, and at the same time of organization must learn to live with choice with dealing with the residual changes। अब कुछ टाइम पहले देखा गया था जैसे कि पैसिव रिमेनिंग चेंजेस हुए थे जहाँ पर एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर हावी होते हैं और वहाँ पर वो उसके साथ डीलिंग करते हैं, किस तरह से चेंजेस होते हैं वो सब इसमें दिखाया है। पॉइंट नंबर 2 है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंटली, कि हर एक इंडस्ट्री जो है वो इन्वायरमेंट अलग अलग तरह से डिफरेंट तरह से जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली बाय द एनवायरमेंटल फोर्सेस। अलग अलग जो इंडस्ट्री है वो अलग अलग तरह से इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय द एनवायरमेंटल फोर्सेस, एंड विद इन वन इंडस्ट्री डिफरेंट फर्म आर इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली एज इट इज मल्टी-फेस्ड। Therefore the environmental has to be understood a proper perspective। अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है वो अलग अलग तरह से इन्वायरमेंट की फोर्सेस से इन्फ्लुएंस रहती है। इनमें से लिखा है यहाँ पे डिफरेंट तरह की इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है जो मल्टी टास्क होती है और मल्टी फेस्ड होती हैं, बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। पॉइंट नंबर 3 है टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स इन ए कॉन्टेक्स्ट। इसमें आ गया marketing from a new concept of marketing which appeared in 1960 of emphasis on environment। एक न्यू कॉन्सेप्ट है इसमें। knowing everything there is know about the customer is not enough। हर चीज़ को जानना जो है वो ज़रूरी है और अपने कस्टमर के बारे में जितना हो सके उतना जानना। टू सक्सीड मार्केटर ऑफ ए नो द कस्टमर इन ए कॉन्टेक्स्ट। सक्सीड कस्टमर्स जो है, सक्सीड मार्केटर्स जो होते हैं वो हैं जो अपने कस्टमर के बारे में सब चीज़ें जानते हैं, इंक्लूडिंग द कंपटीशन, चाहे वो किसी कंपटीशन के बारे में हो, गवर्नमेंट के बारे में हो, पॉलिसी रेगुलेशंस के बारे में हो, बॉर्डर इकोनॉमिक के बारे में, सोशल पॉलिटिकल या कोई भी शेप ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मार्केट होगा। टू फॉर्मुलेट डिफरेंट स्ट्रेटजीज फ्रॉम डिफरेंट मार्केट्स। अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिफरेंट मार्केट में यूज़ करी जाती है। इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इसका मतलब है मार्केट में डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। द डिफरेंट स्ट्रेटजी, जो डोमेस्टिक है जो इंटरनेशनल है वो दो अलग स्ट्रेटजी है। are required only because the difference in the business environment
If there are no difference then the same strategy would have worked on both. अगर किसी में डिफरेंस ना हो सेम स्ट्रेटजी उन पर वर्क कर सकती है। पांचवा पॉइंट है टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल एलिमेंट इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कुछ क्रिटिकल एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना। बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी डिफरेंट काइंड। बिजनेस इन्वायरमेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, डोमेस्टिक और नेशनल एंड ग्लोबल तरह के। द एंटरप्रेन्योर्स नीड टू आइडेंटिफाई फॉर देमसेल्फ। और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका काम होता है उस चीज़ को देखना, आइडेंटिफाई करना कि क्रिटिकल एनवायरनमेंट उसमें से कौन से हैं और फोकस और डीलिंग करना उन सब के साथ। पॉइंट नंबर 6 है टू लोकेट स्ट्रेंथ, weakness, opportunity and threats. An analytics analyze to business environment tells the entrepreneurs about the opportunity and threats and strength and weakness. जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक एंटरप्रेन्योर को ये सब चीज़ें बताते हैं कि कौन सी जगह पर अवसर है और कौन सी जगह पर प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट में, and enable them that designing right kind of strategy. Point number 7 है choice to manage their relationship. Organizational also have the choice to manage their relationship with the environment. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास चॉइस होती है अपनी रिलेशनशिप मैनेज करने की एनवायरनमेंट के साथ। दे मे बी रिएक्टिव, अगर वो रिएक्टिव है तो व्हेन दे जस्ट सिट बैक एंड वेट फॉर द एनवायरनमेंट टू चेंज and react to change as they happens, or else they can identify for forces changes in the environmental and plan their response before the changes happen. और यहाँ पर जब इन्वायरमेंट में चेंजेस आने वाले होते हैं तो उनको पहले आइडेंटिफाई कर लिया जाता है ताकि उनके आने से पहले चीज़ों को संभाला जा सके। दे आर नोन एज प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर द फ्यूचर। इसको प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं इन द फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। नेशनल एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कैन बी फर्दर क्लासीफाई। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो होता है उसको हमने और किस किस कैटेगरी में फर्दराइज किया है, तो इसको ना हमने 3 कैटेगरी में बना दिया, होम कंट्री एनवायरनमेंट, थर्ड कंट्री एनवायरनमेंट और सुप्रानेशनल एनवायरनमेंट। तो 3 कैटेगरी में हमने डिफाइन करा है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को, ठीक है। नीचे है एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को एनालाइज कैसे किया जाता है। तो एक पॉपुलर टर्म है 1980 से लेकर 1990s तक बहुत चली थी जिसका नाम था पेस्ट, PEST, पेस्ट, ठीक है। पेस्ट के अंदर इन पॉइंट्स का ब्रेकडाउन मेंशन है कि जो जो कैटेगरी होती है ना एनवायरनमेंट की उनका ब्रेकडाउन नहीं है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट के टाइप हैं कि पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट होता है, सोशल होता है, इकोनॉमिक और टेक्निकल इन्वायरमेंट होता है। तो इसको पूरे अगर मैं पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करूँ तो पॉलिटिकल का P, इकोनॉमिक का E, सोशल का S और टेक्नोलॉजी का T, और उसके बाद भी अगर कोई रह गया जैसे कि लीगल फॉर एग्जांपल तो L, तो PESTL, पेस्टल। तो ये क्या बन गया, पेस्टल। तो वही चीज़ नीचे लिखी है, पेस्टल एनालाइज बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इन्वायरमेंट ये 5-6 तरह के यहाँ पर बताए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चरल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कलेक्टिविटी ऑफ पीपल्स हु शेयर ए कॉमन लैंग्वेज, वो सारे लोगों का समूह जो सेम भाषा में बात करते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड भी सेम है और ग्राफिकल लोकेशन भी सेम हो, एज वेल एज प्रोसेसिंग बिलीफ, नॉर्म्स, रूल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। तो ये सारी चीज़ें सेम होंगी
तब वो कल्चरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कल्चर। कल्चर क्या बनता है? कल्चर तब बनता है जब कम से कम बहुत सारे लोग हों, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों, जब वो मिलकर एक जैसे तालमेल से गाना गाएं, तालमेल से काम करें, तो इट मीन्स वो कल्चर है उनका। ठीक है, तो कल्चर लोगों के समूह को दिखाता है। आगे लिखा है कल्चरल फैक्टर आर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, और ये क्रूशियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बिजनेस के लिए। कंपोनेंट ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट, तो हम इसके कल्चरल एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे। पहला आता है लैंग्वेज एंड नेगोशिएशन। इंटरकल्चरल डिफरेंस आर मस्ट बी अपेरेंट टू द लैंग्वेज ऑफ नेगोशिएशन। इंटरकल्चरल डिफरेंस जो है ना वो काफ़ी बार देखने को मिलता है लैंग्वेज नेगोशिएशन पे। लैंग्वेज इज़ द की ऑफ क्रिएट सिस्टम शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स। लैंग्वेज जो है ना, भाषा, वो एक पहला तरीका है कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का और अपने शेयर करना, अपनी वैल्यूज़ को, अपने मोरल्स को, अपनी जो आपकी दिल में दिमाग में जो सोचते हो वो आपको दूसरे तक पहुंचाने का एक तरीका है। लैंग्वेज इज मोर देन द वोकेबलरी एंड compresses बोथ रिटन एंड स्पोकन एक्सप्लेनेशन और एक्सप्रेशन। लैंग्वेज जो है वो इजी तरीका है दूसरे तक बातों को पहुंचाने का, और इसमें रिटन और स्पोकन दोनों तरह की लैंग्वेज को रखा जाता है। और ये डिफ़िकल्ट टास्क भी होता है, कम्युनिकेशन का एक डिफ़िकल्ट टास्क भी होता है। काफ़ी बार मैनेजर्स वगैरह स्पीक करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती लोगों के बीच में। ठीक है, तो वो चीज़ है, तब उस जगह पे ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है जहाँ पर कुछ समझ ना आता। फिर दूसरा आता है रिलीजन। कल्चरल के अंदर सेकंड पॉइंट आता है रिलीजन। रिलीजन मतलब होता है, रिलीजन डिफाइन करते हैं लाइफ के आइडल्स को। फॉर एग्जांपल हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो इस तरह के ऐसे रिलीजन्स जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि आपकी वैल्यू कैसी है, आप बिजनेस के अंदर काम कैसा करते हो, एटीट्यूड्स शेप बिहेवियर कैसा है उनका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। रिलीजन हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, एटीट्यूड्स टुवर्ड मनी, मटेरियल, वेल्थ, कंजप्शन, रोल ऑफ ह्यूमन और ड्रेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिलीवरी। रिलीजन जो है आपको हर चीज़ में मदद करते हैं, आपका नेचर दिखाते हैं कि आप एटीट्यूड कैसे रखते हो, पैसे और वेल्थ के मामले में कैसे हो, रोल के कंजप्शन के मामले में कैसे हो, रोल ऑफ ह्यूमन का कैसा है, ड्रेस कैसा है, प्रोडक्ट सर्विसेज आप कैसे देते हो, डे ऑफ क्या है, सेरेमनी क्या है, हर चीज़ आप रिलीजन से सीखते हो। ठीक है, अगला आता है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू एंड एटीट्यूड्स। वैल्यू एटीट्यूड्स क्या होते हैं? ये बिलीफ शेयर करना होता है। जैसे मैंने बताया आपके कोई आइडियोलॉजीज हो सकते हैं जिसमें आइसम होते हैं, तो इसी तरह से जो वैल्यूज होती हैं कल्चरल की, वो एक कॉन्टेक्स्ट की तरह होती हैं जो हर एक इंडिविजुअल नॉर्म्स में काम आती है। उनका बिहेवियर रूटेड किया जाता है, लिखा जाता है कि कौन सा बंदा किस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंपनी है, एक कंपनी में अगर 50 लोग काम करते हैं तो हर एक का बिहेवियर जो है वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। कुछ लोगों की थिंकिंग मैच करेगी, और जिनकी थिंकिंग मैच करती है तो वो दोनों आपस में रिफ्लेक्ट कर पाते हैं और दोनों आपस में बातें कर पाते हैं। ठीक है, और जो मैच नहीं करती वो क्या करते हैं भैया, तो वो अलग रहते हैं। वो लोग अपना एक अलग सा ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं जो आपस में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर एंड मैनर्स। कस्टमर आर लॉन्ग establishment practicing of manners and social codes of conduct, which people who frequently a particular pattern custom and the behave accordingly to the pattern। जो लोग ये समझ जाते हैं कि इस दुकान में किस तरह से काम होता है, पैटर्न बने हुए हैं, कुछ अकॉर्डिंगली काम करेंगे, बिहेव करेंगे, तो वो वैसे बिहेव करते हैं। अगर आपने कोई कस्टम या मैनर डिफाइन ही नहीं करे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोग ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही जाएंगे। अगर आप उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन या कल्चर बनाते हो तो लोग उसी मैनर में काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं उसको। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटर्स वगैरह भी होंगे तो वो भी कस्टम और मैनर में ही अफेक्ट होंगे। तो कस्टम मैनर में आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक बिजनेस है, उसके अंदर कोई पैकेजिंग वगैरह करनी है, पैकेजिंग है, उसके बाद लेबलिंग है उसकी। ठीक है, और उसके शेप साइज रिक्वायरमेंट जो भी है वो भी आपको चेंज करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब बिजनेस में ये सब चीज़ें देखी जाएगी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं कस्टम मैनर में हो। एक सुपरवाइज़र होगा जो ये सब देखेगा कि पहले भाई लेबल होगा, फिर उसके ऊपर पैकेजिंग होगी, फिर उसको आगे शिपमेंट करी जाएगी। अगर दूसरी जगह उसको उल्टा कर रहे हैं, पहले शिपमेंट हो रही है फिर लेबलिंग कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो टाइम वेस्ट होगा। तो ये कस्टम मैनर में नहीं है।
कस्टम मैनर में जब काम होगा तब लोगों को भी समझ आएगा कि हाँ यहाँ पे कस्टम मैनर्स में चलता है, तो धीरे धीरे सारे अपना उसी अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एजुकेशन। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू विच द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी गेन द नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट स्किल्स, आइडिया, वैल्यू, नॉर्म्स, एटीट्यूड, डिजायर एंड मोटिवेशन एंड द शेयर विद द अदर्स मेंबर ऑफ सोसाइटी। लिखा है यहाँ पर कि एजुकेशन एक तरह का लर्निंग प्रोसेस है जहाँ हम सीखते हैं, अपने नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करते हैं, आइडिया और वैल्यू, नॉर्म्स, एटीट्यूड, डिज़ायर एंड मोटिवेशन को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ हम शेयर करते हैं अपने मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के साथ अपने बातचीत के व्यवहार के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को। लाइफ लॉन्ग अगर हमें वहीं रह के काम करना है तो हम शेयर करते हैं अपने कल्चर को कि हमारा कल्चरल कैसा है, हम वहीं जाके वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज़ ए इंटरनल पार्ट ऑफ ए सोसाइटी कल्चर। एजुकेशन जो है वो एक फॉर्मल नॉर्म की तरह है जिसको हम क्लासरूम में बैठ के सीखते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम टाइम मैनेज कैसे करते हैं, पेरेंट्स और अदर्स जो लोग हैं उनको कैसे टीच करना है, बताना है, और ट्रांसमीटर स्किल्स हमारे अंदर आती है, ये सब हम सीखते हैं। हमारे एटीट्यूड्स, आइडियाज़, इनफॉर्मल आइडियाज़, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बिल्ड होती है एजुकेशन से, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 आता है सोशल ग्रुप्स। कल्चरल कंसिस्ट ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन किनशिप और फ्री एसोसिएशन। देयर इज ए नंबर ऑफ इन्फ्लुएंस। आजकल काफ़ी सारे नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसेस हैं। द रोल ऑफ द ग्रुप्स इज रिफरेंस functions of individual places and roles in the groups vary by culture। सोशल ग्रुप्स होते हैं जो हमारे फ्रीली बन जाते हैं अपने आप से। सोशल ग्रुप्स के अंदर इंडिविजुअल का प्लेस नहीं होता और यहाँ पर जो रोल ऑफ ग्रुप्स होते हैं वो वेरी करते हैं कल्चरल के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे कल्चरल क्यों बोला है, क्योंकि कल्चरल के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आर बोर्न, लाइव और डाई, हम ये 3 चीज़ें करते हैं ज़िंदगी में। अब देखो हमारा कल्चरल ग्रुप अगर मान लो ऐसा है कि हम नॉन वेजिटेरियन बंदे हैं तो हम ऐसे लोगों के साथ ग्रुप में जुड़ेंगे जो नॉन वेज होंगे। सेम अगर हम वेज हैं तब हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो वेज है, ठीक है। तो हमारा ग्रुप्स और तालमेल उन्हीं के साथ ज़्यादा अच्छी बैठती है, क्योंकि ये एक टर्म है सोशल जो होती है, ये कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंट कल्चर्स का अलग अलग होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हॉफस्टेड कल्चर डायमेंशन। द कल्चरल डायमेंशन थ्योरी डेवलप्ड बाय हॉफस्टीड प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क ऑफ comprehending cross-cultural variation in the business practices of national difference in culture. Put another way, the framework serves a tool of differentiating between various national culture, highlighting cultural activities and facilitating communication in a variety of contexts, including business and डिप्लोमेसी। यहाँ पे बताया है कि जो हॉफ्स्टेड है इन्होंने अलग अलग तरह के क्रॉस कल्चर वेरिएशन को पढ़ा है, प्रैक्टिस करी है और उन्होंने नेशनल डिफरेंसेस कल्चर्स में फाइंड किए हैं। हॉफ्स्टेड ने बताया कि इनके पास कुछ ऐसे डिफरेंटिंग टूल्स हैं जिनकी हेल्प से ये नेशनल कल्चर्स को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को और कम्युनिकेशन जो कॉन्टेक्स्ट है उनको अलग अलग तरीके से रखना, जिसमें शामिल होते हैं बिजनेस और डिप्लोमेसी। हॉफ्स्टेड जो थे इन्होंने अपनी थ्योरी को 1980 में रखा था। 1960 से 70 तक इन्होंने अलग अलग जगह जाके वैल्यूज़ और डिफरेंस को अच्छे से समझा था। फिर उन्होंने कम से कम उसको 1 लाख बार एम्प्लॉयज़ वगैरह को 50 अलग अलग कंट्रीज़ में ये दिया और बताया, समझाया था। तो इसका जो इन्होंने बनाया था 6 कैटेगरी का कल्चर वो इस तरह से है। पहला पॉइंट है पावर डिस्टेंस इंडेक्स, दूसरा आता है कोलेक्टिविज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। उसके बाद थर्ड है भाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। फोर्थ पॉइंट है फेमिनिटी वर्सेस मस्कुलिनिटी। फिर आता है 5th पॉइंट है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। 6th पॉइंट है रिस्ट्रेंट वर्सेस इंडुलगेंस।
तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें हम पढ़ेंगे 6 के 6 पॉइंट। पावर डिस्टेंस इंडेक्स क्या होता है? द डिग्री टू विच इनक्वालिटी एंड पावर आर एक्सपेक्टेड टू टेकन इनटू अकाउंट ऑफ पावर डिस्टेंस इंडेक्स, कि हमें कितनी डिग्री पावर की ज़रूरत है, कितनी इनइक्वालिटी की नीड है और उतनी हम अपने पास टेक ओवर कर रहे हैं, रख रहे हैं, तब वो पावर डिस्टेंस इंडेक्स कहलाएगा। एक कल्चरल एक वैल्यूज़ के अंदर कुछ अथॉरिटी होती है, हाईली टॉलरेट इनजस्टिस ऑफ पावर इम्बैलेंस एंड प्रमोट्स ब्यूरोक्रेसी, इंडिकेट्स ए हाई पावर इंडेक्स स्कोर। और जो हमारी इनजस्टिस है, पावर इम्बैलेंस है, उसके साथ साथ हमें इंडिकेट करती है एक हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स स्कोर की तरफ। दूसरा पॉइंट आता है इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। इन सोसाइटी दैट वैल्यू individualism, the focus is on the right and accomplish of an individual। एक पर्सन के लिए सोसाइटी में अगर बात करी जाए तो उसके राइट्स क्या होंगे, फोकस के उन पर फोकस किया जाता है। विद द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड द इमीडिएट फैमिली कमिंग फर्स्ट, कि जो फैमिली वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है। और कलेक्टिविज्म जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर करना ग्रुप्स वगैरह में, और उसकी प्रायोरिटी ही यही रहती है। फिर लिखा है उसके बाद पर्सन सेल्फ इमेज एंड डिफाइनिंग वी एंड पीपल फ्रॉम कलेक्टिव बैकग्राउंड tend to value loyalty and relationship for the peoples of individual कल्चरल्स। थर्ड पॉइंट आता है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, ए लिमिटेड टॉलरेंस फॉर रिस्क टेकिंग एम्बिटी एंड अनसर्टेनिटी इन द इंडिकेटेड बाय ए हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। एक लिमिटेड टॉलरेंस जो होता है रिस्क टेकिंग, उसमें अनसर्टेनिटी होती है, कुछ इंडिकेट्स होते हैं हाई अनसर्टेन अवॉइडेंस इंडेक्स। ए हाई लेवल ऑफ टॉलरेंस और एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टेनिटी इंडिकेट करते हैं कभी कभी लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स को। फिर लिखा है उसके बाद पीपल्स आर सोसाइटाइज्ड with low uncertainty avoidance accept and are comfortable for in structured settings and a dynamic environments। पॉइंट नंबर 4 है masculinity versus femininity। distant gender roles such as an appreciations of the assertiveness, courage, strength and rivalry are same traits associated with a masculinity। इसमें अलग अलग तरह के रोल्स होते हैं जिसके अंदर हम अपने आप को कभी कभी स्ट्रेंथ देते हैं, कभी करेज करते हैं, या फिर कभी राइवलरी, मतलब कि जो हमारे राइवल होते हैं उनकी हमारे दिमाग में आता है, और इसी से हमारी मस्कुलिनिटी होती है। और क्वालिटीज़ जो होती हैं हमारी वो डिफाइन करती है फेमिनिटीज़ को, कि हम कितने मोडेस्ट हैं, कितने न्यूट्रल हैं, कितने हम जेंडर न्यूट्रल हैं, लाइफ क्वालिटी फोकस्ड कितना रखते हैं, और हमारी नेशंस में हमारी जो हाई फेमिनिटी स्कोर है वो कैसा है। आगे लिखा है पॉइंट नंबर 5 लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन सोसाइटीज़ पुट ए एम्फेसिस ऑन द फ्यूचर, वो अपना फ्यूचर में एक एम्फेसिस क्रिएट करती है, एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म एकम्प्लिशमेंट, और वो फोकस करती है लॉन्ग टर्म एकम्प्लिशमेंट की तरफ। डिलीवरिंग शॉर्ट टर्म सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन फोकसिंग ऑन इमीडिएट फ्यूचर, और जो वो डिलीवर करती हैं छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी सक्सेस, और उससे मिलता है सेटिस्फैक्शन एक फ्यूचर के लिए। एंड एम्फेसिंग द present over the future are characterized for the short term orientation। 6th पॉइंट आता है उसके बाद indulgence versus restraint। Indulgence is the sign of society permits comparatively unrestricted enjoyment। ये एक तरह का साइन होता है सोसाइटी की परमिट्स होते हैं जब आप किसी चीज़ से पूछ के कुछ चीज़ करते हो तब। लाइफ एंड रिक्रिएशन
When society exhibits restraint, it means that the surprises and control satisfaction and makes an individual thinks particularly. जब कोई आपको रोकता है, कोई चीज़ आपके अनसेटिस्फाई होती है, तब उस जगह पे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान की थिंकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली चेंज हो रखी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर लीगल इन्वायरमेंट क्या है। देयर इज ए हार्डली एनी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ बीइंग अनटच्ड बाय पॉलिटिक्स। ये बहुत मुश्किल तरह का है जो कि अनटच्ड बाय पॉलिटिक्स होता है। देन हाउ इंटरनेशनल बिजनेस कैन रिमेन अनटच्ड बाय पॉलिटिक्स। कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस जो पॉलिटिक्स के टच में ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, और जो है तो वो लीगल इन्वायरमेंट कहलाते हैं। Law pertaining to the business of regulate contract duties, consumer protection, competition, and foreign participation, uphold the judiciary integrity and effectiveness, etc. are included in legal environment. Legal environment के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? तो लॉ ने कुछ चीज़ें तय करी है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई, उसमें वो सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती है लीगल इन्वायरमेंट में। फिर लिखा है लीगल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द सिस्टम इन द टर्म्स ऑफ लीगल ट्रेडिशन। लीगल इन्वायरमेंट जो है वो लीगल ट्रेडिशन को फॉलो करता है जिसमें कुछ कॉमन लॉ बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। सिविल लॉ हो गया, ठीक है, थ्योरेटिकल लॉ हो गया, सोशलिस्टिक लॉ हो गया। तो ये कुछ लॉ बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इन लॉ के बेसिस पर ट्रांजैक्शनल लॉ हो गया, तो इन लॉ के बेसिस पर जो ट्रीट होते हैं हमारे मैकेनिज्म, उसी से चलता है हमारा जो बिजनेस आगे बढ़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो हमारी बाउंड्रीज है देश की सीमाओं के अंदर काम करते हैं, जिनको हम होस्ट कंट्री के नाम से बोलते हैं या फिर हम वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसकी वजह से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है वो चलता है। इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है दो अलग टर्म्स हैं। एंड इकोनॉमिक सिस्टम डिटरमाइन द बेसिक रूल्स रिगार्डिंग ओनरशिप ऑफ कंट्रोल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विद इन ए इकोनॉमी। इकोनॉमिक सिस्टम ये ध्यान रखता है कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ओनरशिप द्वारा जो बनाए गए हैं वो कंट्रोलेबल हो, प्रोडक्शन अच्छा हो, रिसोर्सेज वगैरह विद इन इकोनॉमी ज़्यादा बेस्ट हो। एक प्रिंसिपल बेस पर काम करता है इकोनॉमिक, उसकी अवेलेबल रिसोर्सेज को, स्कार रिसोर्सेज को जो कि दुर्लभ संसाधन है, किस तरह से मल्टीपल टाइम्स यूज़ करा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा कैसे निकाला जा सकता है। तो ये सब रूल्स बनाने का काम है इकोनॉमिक सिस्टम का। दूसरा नीचे आ जाता है परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एक मोटो होता है जिस पर एक बिजनेस काम करता है। दिस इज ए सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म। ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, एक तरह से प्रिंसिपल है कैपिटलिज्म का, जो गिवन बाय एडम स्मिथ 1759 द्वारा दिया गया है। एक कॉन्सेप्ट है इनविजिबल हैंड करके, विच गाइड्स द फंक्शनिंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को गाइड करता है। और अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि इंडिविजुअल्स परस्यूट सेल्फ इंटरेस्ट इन द इनविजिबल हैंड विच गाइड्स बाय हिम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ फोकस्ड और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कि एक इनविजिबल हैंड की तरह लोगों को गाइड करना है, लोगों से ही गाइड करवाएंगे और धीरे धीरे काम को बढ़ा के अपने जो बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको आगे मैक्सिमाइजेशन की तरफ ले जाते हैं। मैक्सिमाइजेशन एक सेल्फ इंटरेस्ट है खुद के लिए और एक सोसाइटी के लिए, सोसाइटी जिससे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर लिखा है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस। इट इज़ द राइट ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन ए सोसाइटी। ये एक राइट है हर एक बंदे का सोसाइटी में जो रह रहा है कि देयर्स आर सम डिज़ायर, सबकी एक कुछ डिज़ायर होती है। फ्रीडम एंटरप्राइज जो है वो ओपन सोसाइटी सिस्टम का पार्ट होता है जिसमें फ्री कम्पिटिट होता है मार्केट का। इसमें प्राइवेट वेल्थ हमारी इंक्रीज होती है। गवर्नमेंट टेक्स ए रूल रोल्स एंड ट्रांसपेरेंट फेयर्स रिजीम्स और रेगुलेशंस स्टेबल इन द इम्पार्टल लीगल फ्रेमवर्क
एंड प्री कंडीशंस ऑफ हेल्थी फ्री एंटरप्राइज। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है जिसकी मदद से बिजनेस स्टेबल हो सके, लीगल फ्रेमवर्क पे काम कर सके और प्री कंडीशंस और हेल्थी एंटरप्राइजेस को शामिल हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपटीशन। Competition is the essence of the market economy. It characterized by various combinations of interaction between buyers and seller, leading to price determination at different level of goods and services. कंपटीशन का मतलब है कि जो मार्केट इकोनॉमी में हम लोग एक दूसरे से करते हैं वो, और यहाँ पर अलग अलग तरह के बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं अलग अलग तरह के गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को। द सेंट्रल इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो ये होता है कि हाउ एंड हुम टू प्रोड्यूस, कैसे और किसके लिए प्रोड्यूस करें, मतलब उत्पन्न करें। इकोनॉमिक सिस्टम ये बेस्ड होता है फ्री फोर्सेस पर जो डिमांड ऑफ सप्लाई पर बेस्ड है। की फैक्टर होते हैं कुछ मार्केट की इकोनॉमी के, जैसे कि कस्टमर सोवरेनिटी, दैट इज द राइट ऑफ कस्टमर्स टू डिसाइड व्हाट टू बाय एंड फ्रीडम फॉर कंपनीज टू ऑपरेट इन द मार्केट। और कस्टमर के पास एक राइट होता है जिसका मतलब होता है व्हाट टू बाय, वो क्या खरीदे क्या नहीं वो उसके ऊपर डिपेंड है। कस्टमर पूरी तरह से स्वतंत्र है ये डिसाइड और स्पेंड करने के लिए कि उसका पैसा और उसकी प्रॉपर्टी इनकम जो है वो कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ पे नहीं। कमांड इकोनॉमी क्या है? एक कमांड इकोनॉमिक एक ऐसी इकोनॉमिक है जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमिक होती है, सेंट्रली इसको प्लान किया गया है। इसमें सोशलिटी प्रिंसिपल्स एंड कलेक्टिवनेस शामिल है। इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोपोगेट ऑफ कार्ल मैक्स की थ्योरी जो है उनके ऊपर ये बेस्ड है। ए बेसिक ड्रॉबैक ऑफ सोशलिज्म का बेसिक ड्रॉबैक है लैक ऑफ इंसेंटिव्स होता है जब प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो उस काम के बदले उसको थोड़ा सा मुनाफा मिलना चाहिए जिससे वो मोटिवेट होते हैं, और ये चीज़ होती है एक बेसिक ड्रॉबैक्स इसमें। फिर आता है मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है ये इकोनॉमी कमांड इकोनॉमी की तरह होती है। इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही शामिल होते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट के अंदर नेशन जो है वो वेलफेयर पर ज़्यादा ध्यान देती है, जहाँ पर वो अपने वेलफेयर को यूएस वगैरह में फैलाने की सोचती है। और मोस्टली कंट्रीज जो यूनाइटेड स्टेट वगैरह, फ्रांस और भी बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनमें अपना माल को बेचना चाहती हैं, उन तक अपनी कंट्री को पहुँचाना चाहती है, डेवलप करना चाहती है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट जिसमें आता है ट्रांजिशन इकोनॉमी। ए ट्रांजिशन इकोनॉमी इज वन दैट इज मेकिंग द शिफ्ट फ्रॉम वन economy system of another. The late 1980s and 1990s saw many countries moving away from the centrally planned economic towards the free market economics. 1980 से 1990s में देखा गया था कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक को यूज़ करती है, और आगे लिखा है उसके बाद फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स में व्यवसाय करती है। द इंक्लूडेड ऑफ erstwhile Soviet Union followed by 30 countries in the Eastern Europe. एशियन स्टेट्स जैसे कि चाइना, अफ्रीका, वियतनाम और ऐसी कुछ अंगोला जैसी कंट्री है, इन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांजिशन इकोनॉमी फैली है। नेक्स्ट है जीडीपी, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी एक टोटल मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स का जो कि सर्विस प्रोड्यूस करी जाती है एक कंट्री के अंदर। ठीक है, जीडीपी हमारा मेज़र करने के लिए दो होते हैं, एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी मार्केट वैल्यू का फाइनल आउटपुट जो है वो कैलकुलेट करता है। नॉमिनल जीडीपी जो है वो रियल जीडीपी की एडजस्टमेंट होती है एक तरह से, जिसमें प्राइस को चेंज करा जाता है, प्राइसेस डिवाइडिंग बाय द प्राइस इंडेक्स एंड गिविंग डिफॉल्टर उससे निकलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसको जीएनआई बोला जाता है। जीएनआई एक ब्रॉडकास्ट मेजर है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। अब इसमें देखते हैं कि मार्केट वैल्यू क्या है फाइनेंशियल गुड्स और सर्विसेज की।
प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल इकोनॉमी, जो नेशनल इकोनॉमी द्वारा प्रोड्यूस करी गई है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक अर्नड बाय द नेशनल रेजिडेंट्स फ्रॉम ओवरसीज ऑपरेशन। इसमें वो चीज़ें शामिल होती है जो नेशनल तौर पर इकोनॉमिक्स के अंदर भी उत्पन्न हो रही है या बन रही हैं। ठीक है, इसके अंदर जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मीन्स जो जीडीपी है, उसकी टोटल वैल्यू इनमें शामिल रहती है। ग्राफिकल बाउंड्रीज जो होती है कंट्री के हर एक सिंगल ईयर के अंदर, इसके अंदर जो डोमेस्टिक चीज़ें बनाई गई है। पर कैपिटा जीएनआई रिफर्स करता है, जीएनआई एक नेशन डिविडेंड्स है टोटल पॉपुलेशन का। टोटल पॉपुलेशन जो भी है उसका एक हाईली पार्ट की तरह होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर ए पीरियड यूजुअली 1 ईयर। इन्फ्लेशन होता है जब हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है। जैसे आप अभी सैलरी 10 रुपये ले रहे हो और आगे आने वाले टाइम पे आपकी सैलरी 50 रुपये हो गई, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया कि नहीं। और जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज करेगा, रेस करेगा, उसके इफेक्ट तो पड़ेंगे बिजनेस पे। तो मतलब बिजनेस ग्रो कर रहा है, उसके चाहे मटेरियल हो, रॉ मटेरियल हो, वेजेस हो, प्राइसेस हो, फिनिश्ड गुड हो, फ़ायदा तो उनको होगा। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन आ रहा है। दूसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को दूसरा BOP के नाम से जाना जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ ए रिकॉर्ड फॉर ए कंट्री ट्रांजैक्शन विद इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इस इंडिया के अंदर कितना पैसा आया, कितनी ट्रांजैक्शन हुई जो कि अब्रोड से, विदेश से आ रहा है, ठीक है, वो सारी रेस्ट ऑफ द अब्रोड जो ट्रांजैक्शंस है उसके पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो है, वो लीड करना कि वो कम है, ज़्यादा है, रिजर्व कितना है, वो BOP के अंडर आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सिस्टम जो है वो रेफर्स करता है एक इकोनॉमी को। एंड आइडियोलॉजी ए सेट ऑफ इंटीग्रेटेड बिलीफ थ्योरी है, जिसमें डॉक्ट्राइन्स है और बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो करेक्टली कुछ फिलोसफी प्रोड्यूस करते हैं हमारी बिजनेस को किस तरह से चलाना है, उसको रन कैसे करना है। और इसके लिए पॉलिटिकल ने काफ़ी सारी अलग अलग तरह की कुछ संगठन बनाए हैं छोटे छोटे। ठीक है, देयर आर 2 बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के 2 क्लासिफिकेशन है। पहला है कोलेक्टिविज्म, दूसरा है इंडिविजुअलिज्म। कोलेक्टिविज्म जो है, कोलेक्टिविज्म एक बेस्ड है फिलोसफी पे एंड ग्रीक थिंकर प्लेटो पे, एंड एम्फेसिस द सुप्रीमेसी ऑफ नीड्स ऑफ सोसाइटी एज होल ओवर द नीड ऑफ द इंडिविजुअल। इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट द फिलोसफी of collectivism translate itself the teaching of Karl Marx with gave by recent socialism। और ये थ्योरी जो है कार्ल मैक्स के द्वारा दी गई है, सोशलिज्म के ऊपर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिविजुअलिज्म, जो है हमारा इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म इज द बेस्ड ऑफ द वेल बीइंग of the individual. It is the as the path of the being of society at large. In contrast of collectivism and individualism stresses that the interest of the individual should take precedence over the interest and the state. The basic of individualism are the teaching of Aristotle, who argued that individual or diversity and private ownership and property and far more products for commercial property and the path of social progress। इसमें सोशल प्रोग्रेस बताया गया है जिस जगह पर इंडिविजुअलिज्म अपने स्ट्रेस को कम करता है और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ये सिखाता है लोगों को कि किस तरह से जो है प्राइवेट ओनरशिप में प्रॉपर्टीज़ में काम करके प्रोडक्शन इंक्रीज करा जाता है, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो एक सोशल प्रोग्रेस होती है जिसमें लोग जो है वो खुश होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है Individualism is the based on 2 basic fundamental beliefs। 2 fundamental beliefs के ऊपर ये है। पहला है इसका guarantee of individualism, freedom and self expression of the absolute right of the individual।
दूसरा है द बिलीफ ऑफ द परस्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट लीड्स बाय वेलफेयर एंड सोसाइटी। पहले में तो लिखा है कि जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, सेल्फ एक्सप्रेशन है और जो एब्सोल्यूट राइट्स है उसके लिए काम होता है। दूसरी लाइन में लिखा है कि सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम किया जाता है इसमें, ठीक है। और नीचे आता है नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जहां पर लोगों को स्वतंत्रता प्रोवाइड करी जाती है। गवर्नमेंट एक डेमोक्रेसी वाला इंडिविजुअलिज्म देती है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल लिंक होता है, हर एक इंसान मन मुताबिक काम कर सकता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। पहला पॉइंट है द इलेक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर ए फर्स्ट पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा है द इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एंड राइट्स। हर एक जुडिशरी जो है वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स और उसको सेव करेगी। तीसरा आता है सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ गवर्नमेंट। फोर्थ पॉइंट आता है राइट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन फ्रीली। अपने एक्सप्रेस करना ओपनली, कोई भी ओपिनियन होगा फ्रीली, ठीक है। नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी एंड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर अगला पॉइंट है एन एक्सेसिबिलिटी टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग के लिए किसी भी तरह की छूट या फिर कोई एक्सेसिबिलिटी चाहिए तो वो मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलिटिकल रिस्क क्या है होती है और पॉलिटिकल रिस्क के कॉज क्या होते हैं। पॉलिटिकल रिस्क एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि इवेलुएट करती है कंट्री के पॉलिटिकल बिजनेस को, डेस्टिनेशन को। इट रिफर्स टू ए चेंज इन पॉलिटिकल क्लाइमेट लीडिंग टू ए डिटोरेशंस ऑफ ए ऑपरेटिंग पोजीशंस ऑफ ए बिजनेस। पॉलिटिकल रिस्क इज कंसर्न्ड विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द इकोनॉमिक रेगुलेटरी क्लाइमेट पॉलिटिकल कंटिन्यूटी। पॉलिटिकल रिस्क जो है उसके क्या रिस्क होती है और कौन कौन सी होती है वो इसमें मैं बताऊंगा। पहली आती है सिविल डिसऑर्डर। सिविल डिसऑर्डर का मतलब होता है अनरेस्ट हैपेंस ऑफ सडन चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशन। एकदम से जब कुछ चेंज आ जाता है, चाहे ह्यूमन राइट वायलेंस हो या प्रॉब्लम्स हो कुछ, तो उसको बोलते हैं सिविल डिस्कॉर्ड। दूसरा एक्सटर्नल रिलेशन, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन होस्ट कंट्री एंड फॉरेन कंट्री इन्वेस्टर। तो अपनी कंट्री और दूसरी कंट्री के इन्वेस्टर्स के बीच में यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस होती है वर्क को लेकर, ठीक है, जहाँ पर सप्लाईज ऑफ मार्केट पूरी नहीं हो। फिर आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिखा है चेंज इन पॉलिटिकल लीडरशिप। जब पॉलिटिकल लीडरशिप में कुछ चेंज होता है, फ्रिक्वेंट चेंजेस इन पॉलिटिकल लीडरशिप कॉज changes in operation regulatories regulations such as the lead of breach in existing contracts and take over the investor properties। दूसरा है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क कितने टाइप्स की होती है। पहली आती है ओनरशिप रिस्क। ओनरशिप रिस्क जो होती है वो एक ओनरशिप की तरफ से आती है, नॉर्मली ये बिजनेस की तरफ से होती है। फिर आती है ऑपरेशनल रिस्क और उसके बाद आती है ट्रांसफर रिस्क, ठीक है। नीचे आ गई है समरी। तो आपका जो चैप्टर है वो पूरा यहाँ पे खत्म हो गया है। हमने इंटरनेशनल बिजनेस का सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है पूरा का पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने चैप्टर कवर हो रहे हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी को नोट्स अब परचेज करने हैं तो वो नोट्स बाय कर सकता है। मिनिमम अमाउंट 120-30 रुपीज़ रखा गया जिसको पे करके आप नोट्स की PDF को बाय कर सकते हो। सारे चैप्टर्स नोट्स में मिलेंगे, आपको बुक्स या वीडियोज़ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स में इतना सफिशिएंट लिखा है भाई, पास तो आराम से हो जाओगे। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ से आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लेके मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ भी मेरा नंबर गिवन है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा ताकि अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में उनकी हेल्प हो सके एग्जाम्स में। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कुछ अच्छा लगा तो मैसेज कर देना, कमेंट करना, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा अगर मैं सीन करता हूँ। बाकी थैंक यू, कीप वॉचिंग। अभी तक आपने इतना देखा और सपोर्ट करा तो